हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस पे हमने क्वेश्चन डाल दिया था। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है और डे 8 है। इससे पहले डे 7 तक हमने प्रश्न करा दिए थे, तो आप चाहो तो जो है डे 7 का प्रश्न जाके देख सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए हमने दिया था, तो आप चाहो तो अगर प्रैक्टिस किए हो, अपने स्तर से लिखे हो तो मेरे उत्तर से मिला लीजिएगा, और नहीं किए हो तो आप जो है अभी रोक करके इसको और प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस पर कहाँ पर ये जो है क्वेश्चन रिलेट करेगा, आपने देखा होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये विदेशी अविधाय या संदाय अधिनियम 1976 के अधीन गैर सरकारी संगठन के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रण नियमों में हाल में परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए कि सिलेबस के किस पार्ट से रिलेट करता है। तो एक तो आपकी सरकारी नीतियों और विभिन्न सरकारी पॉलिसीज है। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और विकल्पन। ठीक, विकास के लिए हस्तक्षेप इससे रिलेट करेगा। ठीक, और आप इसको देखना, यहाँ पर जो है एनजीओज गैर सरकारी संगठन है, इससे रिलेट करेगा। मतलब विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग से संबंधित गैर सरकारी संगठन है, उससे संबंधित है। ठीक, तो आप देखिएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट आपका 15 नंबर में शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही। क्योंकि जो है भ्रष्टाचार हो रहा था, बाहर से जो वित्त आ रहा था उसका जो है गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए भ्रष्टाचार का इस्तेमाल हो रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा था, चंदे के रूप में हो रहा था, आतंकवादी गतिविधियों के रूप में हो रहा था। इसलिए सरकार ने जो है इस पर 2010 में संशोधन किया और 2020 में विशेष तौर पर जो है संशोधन हुआ। तो 2020 में जो है संशोधन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि पारदर्शिता आई है काफ़ी हद तक। तो इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो विदेशी अविधाय विनियम मतलब रेगुलेशन अधिनियम 1976 के अधीन गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रण नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अच्छा देखिए, 2015 का प्रश्न है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो वर्तमान में करंट अफेयर में जो टॉपिक चल रहे होते हैं, उससे यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो करंट अफेयर से इनको लिंक करो कि आज वर्तमान में कुछ ऐसा है कि हम उसको इस्तेमाल कर लें। और वर्तमान में अगर कोई करंट का विषय है, तो इसके जो प्रश्न में जैसे प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी वहाँ पर कोट कर सकते हो। जैसे कोई प्रश्न लिख रहे हो, तो अगर वित्तीयन पे गलत फॉल्ट हुई है या गलत वित्तीयन हुआ है, बाहर से चंदा जो आया उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सीधे इसका उदाहरण दे सकते हो या हवाला दे सकते हो कि विदेशी अविधाय अधिनियम 1976 में जो संशोधन हुए हैं, उसके द्वारा इस पे कहीं न कहीं रोक लगाने का एक प्रयास किया गया है। ठीक है? तो इस तरह से आप जो है मतलब इनको बनाया करो क्वेश्चनों को, जो मतलब कि वाक्य बनाने की कोशिश किया करो। मैं भी पहले नहीं बना पाता था, लेकिन धीरे-धीरे करता रहता हूँ। ठीक, मैंने भी यहाँ पर प्रयास किया है, आप मुझसे अच्छा लिख सकते हो। ठीक, तो विदेशी अविधाय अधिनियम 1976 का उद्देश्य विदेशी चंदे के द्वारा देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर अनुचित प्रभाव को रोकना है, तथा 2010 और 2020 के संशोधनों के माध्यम से जो परिवर्तन यहाँ पर कुछ छूट गया था, मैं लिखते-लिखते फ्लो में जो परिवर्तन हुए हैं, उससे गैर सरकारी संगठनों के वित्तीयन और कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो चेंजमेंट हुए हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसके नकारात्मक पक्ष, क्योंकि समालोचनात्मक परीक्षण के लिए बोलता है, तो हम उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लिखना होता है। ठीक, फिर भूमिका में हम एक अच्छी दिशा में कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, उस दिशा में लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वाइटनर वगैरह छूट जाता है कोई अक्षर लिखते समय, तो आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, नहीं तो मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में इसको ऐसे कट करूँ और आगे लिख दूँ और बढ़ जाऊँ। यहाँ पर सुविधा है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए लगा देता हूँ, वाइटनर लगा के लिख देता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक, तो नकारात्मक पक्ष में डोनेशन में भारी गिरावट और विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। जैसे कि डोनेशन, भाई अगर नियम बनाए तो जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उनको फंडिंग, जो राजनीतिक क्षेत्र में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस चंदे का, बाहर से आता हुआ जो चंदा है, तो उसके लिए हम रोक लगा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज हैं, उन पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो विभिन्न परियोजनाओं पर प्रभाव मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक पक्ष बता रहे हैं। नए गैर सरकारी संगठनों और छोटे जो संगठन है, इसका इस पर भी इसका असर पड़ेगा। और केंद्रीकृत बैंकिंग व्यवस्था, यहाँ पर क्या कर दिया गया कि केंद्रीकृत बैंकिंग व्यवस्था कर दी कि दिल्ली स्थित जो शाखा है एसबीआई की, वहीं से आप जो है चंदे को, जो बाहर से चंदा आपका आ रहा है, तो दिल्ली स्थित ही आपके एसबीआई की शाखा में आएगा और किसी और बैंक में या किसी और क्षेत्र में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको जो है केंद्रीकृत करने से क्या होगा कि जो विदेशी लेन-देन है उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने का प्रयास है। इससे क्या होगा कि कार्य में देरी तथा नौकरशाही का बोझ बढ़ जाएगा। भाई फाइल देखी जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी, तो उसपे क्या होगा, लेट लतीफ़ी होगी। ठीक है? तो देर हो जाएगी। तो इसलिए नौकरशाही का भी बोझ बढ़ गया है।
देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत फाइल आकर के जो है फंडिंग ले ले और कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। सब गारंटी जो पैसा दिया जा रहा है उस पर बैन लगाया जा रहा है। सहयोगात्मक मॉडल जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास रूट स्तर पर जो काम कर रहे वाले जो संगठन होते हैं उन पर भी इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये कमज़ोर हो जाएँगे। सहयोगात्मक मॉडल को कमज़ोर किया है, ठीक? फिर हम इसके सकारात्मक पक्ष में आप लिखोगे कि पारदर्शिता को, देखिए मैंने पारदर्शिता को हाइलाइट कर दिया। ये शब्दावलियाँ इनको आप बार-बार जो है नोट करोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है? पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। अब केवल एसबीआई की दिल्ली स्थित शाखा पर ही विदेशी लेन-देन संभव होगा, जिससे उसकी उचित ट्रैकिंग हो सकेगी, ठीक है? देखा जाएगा कि भाई ये फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो दिल्ली में जो आप जानते हो बड़े-बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक? अधिकतर जो हेडक्वार्टर्स वहीं हैं, तो उस वहाँ पर जो है उसकी निगरानी बहुत अच्छे से की जा सकती है। फिर जवाबदेही सारे गैर सरकारी संगठनों को आधार से लिंक कर दिया गया है। आधार से लिंक उनको बोला गया कि भाई आप जो है आधार से लिंक करिए और कड़े ऑडिट ऑडिट जो मतलब कि उसकी जाँच जो होती है, कड़े ऑडिट प्रावधानों से एनजीओज़ की विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास किया है कि मतलब अगर ऑडिट कड़े होंगे और आधार से लिंक होंगे तो उनकी जो जवाबदेही है तो बढ़ जाएगी और उससे ये आ गया कि भाई ये जो है उनकी मतलब यूनिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कि हाँ, ये एनजीओज़ वाक़ई में अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ों से बाहर, इतने सारे जो है परीक्षणों से बाहर क्रॉस करके आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी गहन जाँच हुई है, ठीक? फिर प्रशासनिक खर्च की सीमा घटाई गई, इसमें 20% के आस-पास प्रशासनिक खर्च घटा दिया गया, जो पहले ज़्यादा खर्च होता था, वो कम कर दिया गया, तो वो जो पैसा बचेगा, वो कहीं न कहीं उस पैसे का जो है विकास परियोजनाओं वगैरह में खर्च हो जाएगा, जिससे उस धन को विकास परियोजनाओं में खर्च किया जा सकेगा, जिससे संसाधनों का सदुपयोग होगा, ठीक है? यहाँ पर अक्षर अगर छूट जाए तो आप मैं बोल रहा हूँ, आज उसे थोड़ा-सा देख सकते हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि पहले इस फंड का प्रयोग धार्मिक रूपांतरण मतलब धर्म परिवर्तन वगैरह जो होता था, सुरक्षा विरोधी गतिविधियों जैसे कि आतंकवादी संगठन वगैरह हो गए, है ना? और राजनीति में गलत या दुरुपयोग होता था, जो अब उसमें नियंत्रण मतलब अब नियंत्रण नहीं होगा। मतलब उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस पर बड़ा ध्यान रखा जाएगा। अतः जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्कर्ष मैंने लिखने का प्रयास किया है। निष्कर्ष आप लोग भी ऐसे देखिए और इन्हीं को प्रयास बार-बार करेंगे, मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। मैं तो ये प्रयास करता हूँ, मैं जल्दबाजी में भी कभी-कभी लिखता हूँ, लेकिन खाना-पूर्ति नहीं कर रहा हूँ, ठीक? तो पारदर्शिता एवं सुरक्षा के नाम पर कठोरता आवश्यक है, किंतु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो कल्याणकारी भूमिका निभाने वाले अदा करने वाले जो एनजीओज हैं उन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार नियमों में पारदर्शिता और व्यवहारिकता का संतुलन होना चाहिए। मतलब पारदर्शिता के नाम पर ऐसा ना हो कि जो छोटे छोटे जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओज हैं उन पर इसका जो है असर ना पड़ जाए, जिससे वो बंद कर दें और विकास परियोजनाएं जो है बाधित हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान रखना। तो इसी तरह से जो है सकारात्मक दिशा में प्रश्नों को ढालने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही आप लोग भी मुझसे सीखते रहिए, धीरे-धीरे आप लोग लिखने लगोगे। जब तक 100 मैं 50 क्वेश्चन जिस दिन वो करा दूँगा, उसके बाद से आप खुद जो है लिखना शुरू कर देंगे। और आप लोग कमेंट करिएगा कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी आप लोग जो है गूगल से, करंट अफ़ेयर से, चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? चैट जीपीटी का भी यूज़ करिए। इस तरह से आप ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी में प्रश्न को डाल दो और उससे जो फिर लिख के प्रैक्टिस करो। चैट जीपीटी पे डालिए, उसके कुछ पॉइंट निकालिए, उनको बार-बार पहले पढ़िए, फिर लिखिए, ठीक? तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर 2015 का प्रश्न मैंने डाल दिया, ये भी जो है क्योंकि 4 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से मैंने 2 करा दिए। आज पहले 1 कराया, फिर दूसरा आज कराया। कल ये तीसरा होगा, एक 4 इसके बाद आप लोगों मुझे कमेंट में बताना कि मैं गवर्नेंस के ही क्वेश्चन लेकर के आऊँ या कोई और सब्जेक्ट लेकर के आऊँ? अगर दूसरा सब्जेक्ट बोल देंगे तो दूसरे सब्जेक्ट पे भी आपको उत्तर मिलने लगेंगे, ठीक? तो यहाँ मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं लिखूँगा तो इससे आप मिला लीजिएगा। पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत ने एनजीओज़ फिर वही आ गया। इसका मतलब एनजीओज़ से बार-बार प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखिए कि एनजीओज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ाने जब भी कैसी न्यूज़ आ जाए तो तुरंत उसको पढ़िए कि भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है। मुख्य बाधाओं या बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए, ठीक? इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। यहीं रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।